इस वीडियो में हम उत्तराखंड एग्जाम्स में पूछे गए 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आयोग पूछ रहा है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखो, मेरे से पहले लगाने की कोशिश करना और देखना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 7 से अगर हम इसका इंटू करें तो इंटू करने के बाद 2a 1b इस तरह का एक्सप्रेशन हमारा आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर ना आपको क्या सोचना होता है, 7 के टेबल को हम पढ़ेंगे और 7 के पहाड़े में आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार यहाँ जाए उतनी बार यहाँ पर आए। तो देखो 7 पंजे 35 होते हैं, है ना, और 35 में 5 टाइम्स ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 5 ही मुझे यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा 3a, इस b की जगह पर मैं अगर 5 रख लूँ और उसके इंटू 7 से करूँ तो यहाँ पर देखो 5 आ जाएगा, है ना, और उसके बाद में यहाँ तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। अब 7 पंजे 35 जब हमने किया तो 3 तो हमारा कैरी बचाना, तो वो 3 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से आगे आपको क्या सोचना है, देखो इसके बाद में आती है a की वैल्यू, क्योंकि a यहाँ पर भी आएगा और a यहाँ पर भी है, तो उसे हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है 7 का जो मैं a से इंटू करूँ और 3 प्लस करने के बाद मुझे 1 दे जाए। तो देखो 7 की गुणा अगर हम 4 से करें तो 7 चौक 28 होगा, और 28 में अगर 3 प्लस किया जाए तो 31, 31 का मतलब 1 मिल जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद में हम क्या काम करेंगे, इस a की जगह पर 4 रख लेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ 4 रखा हमें यहाँ भी 4 मिलेगा। कैसे मिलेगा, 7 की हम 4 से इंटू करेंगे तो 28, और 28 में हमने कितना प्लस किया, 3, तो उससे हमें 31 मिल गया, उसका 3 ये आ गया। और फिर यहाँ पर चला जाएगा हमारा 3 कैरी। अब 7 की गुणा हम करेंगे 3 बार, तो 7 तिया 21, और 21 में हम जब 3 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 24। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 24, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 2 दिया हुआ था और यहाँ भी हमने 2 बना लिया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ये कि a की जगह पर हमें क्या रखना चाहिए, 4 रखना चाहिए, और b की जगह पर हमें क्या रखना चाहिए, 5। तो b की जगह हमने 5 कर लिया। हमसे पूछा गया था b माइनस ए का वैल्यू, मतलब 5 से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझो, यहाँ पर कहा गया है कि उस बड़े बर्तन की धारिता आपको ज्ञात करनी है जिसमें 15 लीटर दूध और 25 लीटर दूध दोनों पूरी तरह से हम नाप सकें। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास 2 बर्तन है, एक के अंदर 15 लीटर है और दूसरे के अंदर 25 लीटर है। ठीक है, ये मिल्क हमने भर रखा है। अब हमें इसे नापना है, तो नापने के लिए जाहिर सी बात है छोटे बर्तन की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ये जो दोनों नंबर्स दिए हैं ना, इनका आप क्या निकाल दो, HCF। और HCF निकालने के लिए आप वैसे तो इसके लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हो, क्या, पहले इन दोनों का अंतर करो। तो अंतर कितना आ रहा है, 10। अब देखो कि 10 से ये दोनों नंबर्स कटेंगे क्या, तो हमें पता है ये डिवाइड नहीं होंगे, तो इसके फैक्टर्स कर लो, तो वो होंगे 5 और 2। और बड़े वाले फैक्टर से चेक करो कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसका मतलब 5 ही हमारा आंसर है, क्योंकि 5 ही इसका HCF आएगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इसे प्राइम फैक्टर्स से भी निकाल सकते हैं, मतलब 15 के अलग फैक्टर करो और 25 के अलग फैक्टर करो। ये कटेगा आपका 3 से 5 टाइम्स और ये 5 से 1, फिर ये 5 से काटो 5 बार और ये 5 से 1 बार, मतलब 15 के जो फैक्टर्स आए हमारे वो हो जाएंगे 3 इंटू 5, और 25 के कितने आए, 5 इंटू 5। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 5। तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 5। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे आप ऐसे निकाल लो। अगर आपको HCF का कॉन्सेप्ट समझना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको वन शॉट इसका मिल जाएगा। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है, आपसे कहा जाएगा कि हमारे पास 2 बर्तन हैं, एक बर्तन में सपोज 20 लीटर दूध है और दूसरे बर्तन में 30 लीटर दूध है ना। तो आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों बर्तनों को हमें एक तीसरे बर्तन में डालना है। तो बड़ा वाला जो तीसरा बर्तन होगा उसकी मिनिमम कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब उसकी धारिता कितनी होगी कि इन दोनों बर्तनों का दूध इसके अंदर समा जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे वो वाली वैल्यू आप रख सकते हैं, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है। अब देखो यहाँ पर भी आप समझो, यहाँ a दिया है, 2 है, 1 है और 7 है, फिर यहाँ पर दिया है 3, 8 और 2 और b। अब आप ये बात सोचो कि ये अगर प्लस का सवाल है तो साथ में मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ 1 आ जाए, यहाँ पर 4 रहे और यहाँ पर c और यहाँ पर 13। तो आप ये सोचो कि 7 में मैं कितना प्लस करूँ कि मुझे 1 मिल जाए। तो 7 और 4 होते हैं 11, है ना। जब इसको हम प्लस करेंगे तो 11 आएगा। 11 का 1 मैंने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि b की जगह पर मुझे क्या रखना चाहिए,
4, तो यहाँ से एक वैल्यू हमें b की मिल गई कि 4 ले लो आप, है ना। फिर इसके बाद में देखो 2 और एक 3 और एक ये 4, तो यह 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ से लास्ट के 2 बन गए। अब फिर इसके बाद में हम देखेंगे c की वैल्यू, तो c की वैल्यू 8 और 2 10, 10 सीधे प्लस हो जा रहा है, मतलब यहाँ 0 रख लें, तो यहाँ एक कैरी जाएगा, तो मतलब c की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। अब आप ये सोचो कि यहाँ a की क्या वैल्यू रखी जाए जिसमें 3 प्लस किया जाए और ऊपर ये 1 प्लस किया जाए तो 13 आ जाए। तो देखो आप यहाँ पर 9 रखो, मतलब अगर a की जगह पर मैं 9 रखूँ तो 9 और 3 हो जाएंगे 11, सॉरी 12, और एक ये ऊपर वाला जो कैरी है ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी। इसमें जो मिस्टेक होती है ना क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 1 हमने कैरी छोड़ा है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा गलती होती है। क्योंकि आप क्या कहोगे कि यहाँ 13 लिखा है तो मैं 10 ले लूँ, 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन ये कैरी जो है आप भूल जाते हो। तो इसलिए इसका ध्यान रखना कि जो हमने हासिल लगाया है, कैरी लिया है, उसको नहीं छोड़ना है। अब यहाँ से देखो तीनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, तीनों वैल्यूज़ आपके पास हैं। आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो मतलब 9 और प्लस 4 और प्लस 0 कितना आ जाएगा, ये 13, 13 आपका आंसर है, मतलब सी। अब देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आप बताओ a प्लस बी और डिवाइड सी कितना होगा, या फिर आपसे कहा जाएगा कि a डिवाइड बी और प्लस सी बताओ कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस ना कई सारे एक्सप्रेशन बनाकर आपको दिए जा सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, बोर्ड मास रूल। आप बोर्ड मास रूल अप्लाई करो, है ना। जैसे यहाँ पर इस वाले केस को हम देखें तो a की वैल्यू 9 है और प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 4 और डिवाइड बाय c, है ना। c मतलब 0, अब 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये खत्म, तो यहाँ से 9 बचेगा, तब आप 9 आंसर मार्क करो। ऐसे ही ये वाला टर्न है तो आप ये देखो कि 9/4 आ जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, तो 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरह के कितने भी एक्सप्रेशन हो, आपको पहले ABC वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद में जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है उसमें वैल्यू पुट करो और उसे सॉल्व कर दो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसमें लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो मिसिंग नंबर का भी क्वेश्चन ना हर पेपर में आपसे लगभग पूछा ही जाता है। तो इसमें देखो क्या पैटर्न होते हैं, अगर ये ऐसे दिया है तो या तो कोई सीरीज बनती है या फिर इनके अपोजिट चेक करो। जैसे ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ लिखा है, 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 लिखा है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, तो मतलब बी ऑप्शन जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि भाई इसमें बताओ कितने स्क्वायर होंगे या वर्ग होंगे। तो ये आपको काउंट करना सिखाया है मैंने। इस तरह की अगर पिक्चर आपको दे रखी है, इसमें 3 लाइनें दे रखी हैं और ऐसे, अगर इसमें हम काउंट करें तो कितने होंगे, तो आप कहते हो कि यहाँ पर आप नंबरिंग कर लो, है ना, और फिर जो लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं उनकी इंटू करो, मतलब 3 इंटू 2, दोनों में से एक एक माइनस, 2 इंटू 1, इनको प्लस कर दो, तो यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, ये हो गए 8। अब इसके बाद में इसमें अंदर भी कुछ लाइनें खिंची हुई हैं। अब लाइनें खिंची हुई हैं तो देखो ये वाली जो पिक्चर थी, अब हमने इसको इस तरह से बना दिया ऐसे करके। इसमें यहाँ पर एक कट ये लगा है, एक कट ये लगा है, और ये वाला जो हमारी बेसिक पिक्चर थी उसमें 8 आ गए। अब इसमें जो है ना एक नया और बन रहा है, बस ये वाला जो है इसको आप भूल जाते हो। यहाँ पर जो है ये भी एक स्क्वायर बनेगा, तो इसको आपको और काउंट करना है, तो टोटल इसमें हो जाएंगे 9। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 9 होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए एक ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट हो गया है। इसको 9 लिखकर डी ऑप्शन मार्क कर लेना है ना, क्योंकि इसमें 9 ही होंगे, बाकी का और कोई हमें नहीं दिख रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, ये डाइस का क्वेश्चन है। देखो डाइस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आता है। डाइस को भी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको सिर्फ एक वीडियो में सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप डाइस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो इसमें ये कहा गया है कि आप बताओ कौन सा जो फलक है वो 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आप यहाँ पर ना वो सेलेक्ट करो जहाँ पर इन चारों में से कोई सी 2 पिक्चर्स ऐसी जिसमें कोई एक चीज़ कॉमन हो, है ना, और एक चीज़ कॉमन से आपको मिल जाएगा। जैसे देखो लास्ट वाली जो 2 पिक्चर्स दे रखी है ना, इसमें हमें दिख रहा है कि 4 कॉमन है। अगर ये 4 कॉमन है तो 4 को पकड़ो, इसे भी क्लॉकवाइज घुमा दो, इसे भी क्लॉकवाइज घुमा दो, मतलब 4 6 5 ये पहले वाले से आ जाएगा और 4 1 2 ये दूसरे वाले से आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख गया कि 6 किसके अपोजिट होगा, 1 के, मतलब सी ऑप्शन जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना होता है, अगर हमें 2 से ज़्यादा आकृतियाँ दे रखी हैं तो कोई सी 2 पिक्चर्स ऐसी सेलेक्ट करो जिसमें केवल एक टर्म कॉमन हो, और एक टर्म कॉमन है तो उसको पकड़ के आप क्लॉकवाइज घुमा दो और फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया है कि मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, ठीक है, और पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं से दाईं ओर जा रही है।
नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस दिशा में होगा। तो देखो आप पहले इसको ना डायग्राम बनाकर देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से पढ़ो, यहाँ पर कहा है कि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो सबसे पहले हम नदी बना लेते हैं कि ये हमारी नदी है जो इधर से इधर बह रही है। अब आपने सोचा होगा कि ये कैसे बनाया है ना, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। आप याद करो, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि ये जो प्लस का साइन आप बनाते हो, नॉर्थ ईस्ट और इधर साउथ और इधर वेस्ट, इसको मत बनाया करो। ये एरोज याद कर लो, क्योंकि ये हमारे डायग्राम को जब हम बनाते हैं तो हमें हेल्प करते हैं, हमें ये नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। फिलहाल चलो इसको बना दिया मैंने यहाँ पर ईस्ट। ये नदी का जो बहाव है वो इधर से इधर की साइड को है, और मेरे से कहा गया है कि मैं कैसे खड़ा हूँ। देखो यहाँ पर कहा है कि मैं नदी के एक तरफ पीट करके खड़ा हूँ। अब मुझे पहले देखना पड़ेगा मेरा लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो इसमें कहा गया है कि कोई वस्तु मेरे बाएं से दाईं ओर बह रही है। तो आप ऐसे सोचो, मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरी दोनों आंखें और ये दोनों हाथ, है ना। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा और ये मेरा राइट हैंड होगा। तो आप ये देखो कि कोई वस्तु बाएं से दाईं ओर ही तो बह रही है, और नदी का बहाव भी इधर ही साइड में है, तो बहाव के अकॉर्डिंग तो बहेगी, यानी कि इधर साइड को। तो ये जो डायरेक्शन है हमारी बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि मेरा मुंह किस दिशा में होगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा मुंह ऊपर की साइड यहाँ होगा, और इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, यानी कि इसका जो आंसर है वो उत्तर है। और ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है कि डायग्राम बन रहा हो, खाली एक बेसिक बात लग रही है जिसके बेस पर आंसर आ जा रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक आयताकार शीट है जिसकी मेजरमेंट्स ये आपको दी हुई हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ आपके पास है। लेंथ है 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। कहा है से कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त काटे जा सकते हैं। अब देखो ये सवाल ना बहुत अच्छा सवाल है, 2025 में पूछा गया है ये वीडियो के एग्जाम में, और ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि जब आपसे कहा जाए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी जगह पर 1 सेंटीमीटर व्यास भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि त्रिज्या कहा गया है या व्यास। अगर सर्कल में त्रिज्या देखें तो ये त्रिज्या है ना। अगर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो उसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर 2 सेंटीमीटर मुझे इसमें से कट करना है तो बीच में से एक लाइन ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कट हो जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ से जो है ना, इधर साइड में भी ये स्क्वायर बॉक्स कटेगा, तभी तो यहाँ से मुझे एक सर्कल मिलेगा 2 का, है ना। इधर भी मिल जाएगा 2 डायमीटर का। अब ऐसे ऐसे करते करते मुझे 11 में से बनाने हैं 2 2 के पीस। तो 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितनी बार, 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 5 इधर से बॉक्स बनेंगे, है ना। ये 1 2 3 4 और एक 5, है ना। और ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यहाँ से तो हमें सर्कल नहीं मिलेगा ना। अगर नहीं मिलेगा तो हमें सिर्फ यहाँ से इतने मिलेंगे, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, और 5 का डबल हम करेंगे तो 10, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। लेकिन अगर ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ये कर देता कि यहाँ पर त्रिज्या की जगह पर क्या दे देता, व्यास, है ना। तो व्यास के केस में ना, अब हमारा सर्कल ही पूरा 1 सेंटीमीटर का बन रहा है, और 1 सेंटीमीटर है पूरा। तो आप ये देखो कि अगर ये 4 है तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर और फिर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जब बनेगा ना और ये पूरा कवर हो जाएगा, फिर 11 सेंटीमीटर तक पूरा आएगा। तो मतलब 4 इधर से और 11 इधर से, तो 11 चौक 44, है ना। तो टोटल हमारे कितने वृत्त बनते, 44। और एग्जामिनर देखो कितना होशियार है, उसने आपको एक 44 ऑप्शन भी दिया है, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या लिखा है। अगर यहाँ पर व्यास होता तो हमारा 44 आंसर होता। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ध्यान रखने की है, आप ध्यान से रखें, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी ना आपके क्वेश्चन को गलत कर देगी, और वो भी वो क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि कुछ घोड़े और उतने ही व्यक्ति कहीं जा रहे थे। आधे व्यक्ति अपने घोड़ों पर बैठे थे जबकि शेष व्यक्ति चल रहे थे, और कहा जा रहा है कि अपने घोड़ों की अगुवाई कर रहे थे। यदि चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो कितने घोड़े थे। अब देखो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। क्यों है ये मस्त, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है अक्सर आपको लगता है कि ये एकदम से हो जाता है, और इसमें होता क्या है, सिर दिए हुए होते हैं और पैर दिए हुए होते हैं, और आपसे पूछा जाता है 4 पैर वाले कितने हैं। तो आप क्या काम करते हो, पैरों की संख्या को आधा करते हो और उसमें से सिरों की संख्या माइनस कर देते हो, सेकंडों में आंसर आ जाता है। लेकिन ये इक्वेशन बेस्ड है, आप इसको ट्राई करके देखो कि कितना आंसर होगा। और देखो मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको ये पता है कि कुछ घोड़े हैं और उतने ही व्यक्ति हैं, मतलब एक्स घोड़े थे तो एक्स ही व्यक्ति होंगे। कहा जा रहा है आधे व्यक्ति जो हैं अपने घोड़ों पर बैठे हैं, तो व्यक्तियों को मैंने आधा कर दिया और घोड़े अभी भी एक्स ही रहने दो। क्यों, क्योंकि घोड़े तो सभी चल रहे हैं ना। और कहा है शेष व्यक्ति जो हैं वो चल रहे हैं, तो बाकी चलने दो। अब देखो ये वाले जो हैं ये चल रहे हैं,
और कहा है अपने घोड़ों की अगुवाई कर रहे हैं, तो आदमियों के 2 पैर तो इसको 2 से इंटू कर दिया, और घोड़ों के 4 पैर तो उनको 4 से इंटू कर दिया, और दोनों को प्लस किया तो टोटल पैर कितने हैं हमारे पास 70। यानी कि ये यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और ये मिलेगा 5x इक्वल्स टू 70, और 5 से इसको 14 टाइम्स कट कर दिया तो ये कितना आ गया 14। हमसे पूछा क्या था कितने घोड़े थे, आप ये देखो कि ये x ही तो हमने घोड़े माने थे, तो यानी कि 14 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन इसमें हम मार्क करेंगे। यहाँ पर आप पैरों की संख्या को आधा करके अगर सिरों की संख्या माइनस करोगे ना तो आपको पता ही नहीं कि सिरों की संख्या है कितनी, इसलिए ये क्वेश्चन x मानकर ही करना पड़ेगा, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये आपको कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आंसर आप इसका कमेंट करना। इसमें कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब वे सोने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में बुरे विचार आते हैं। तो पहला निष्कर्ष आपसे कहा जा रहा है कि सोते समय बुरे विचार कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं। और सेकंड दिया गया है सभी आधे विचार जो हैं वो सॉरी यहाँ पर आधे नहीं होगा, यहाँ बुरे होगा, है ना। सभी बुरे विचार जो हैं वो सुबह को आते हैं। अब इसमें से आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि केवल पहला सही होगा, केवल दूसरा सही होगा, या दोनों सही हैं, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।